बच्चों, आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 गणित की नई पाठ्य पुस्तक से प्रश्नावली 11.2 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्नावली अध्याय 11 का भाग है, जो कि है सीधा एवं प्रतिलोम समानुपात। हमने प्रश्नावली 11.1 में सीधा यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात से संबंधित जो है प्रश्नों को हल किया है। प्रश्नावली 11.2 में हमें प्रतिलोम समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो आइए इसे समझते हैं कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। तो बच्चों, प्रतिलोम समानुपात में एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि क्या होती है? घटती है। इसे एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि एक हॉस्टल है, छात्रावास है, वहां पे 100 विद्यार्थियों के लिए जो है मान लिया जाए कि 20 दिनों का भोजन है। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या और वहीं नीचे में आप लिखेंगे दिनों की संख्या। क्या लिखेंगे? दिनों की संख्या। मान लिया जाए कि हॉस्टल में जो है 100 छात्र रहते हैं और इनके लिए जो है 20 दिनों का भोजन उपलब्ध है। अगर किसी कारणवश छात्रों की जो संख्या है वो 100 के बजाय अगर 125 हो जाती है, यहाँ पे एक राशि का मान जो है बढ़ जाता है, तो आपको पता है कि जब लोग बढ़ेंगे तो जो भोजन की उपलब्धता है वो कम हो जाएगी। वो भोजन जो है 20 दिनों तक जहां चलने वाला था 100 विद्यार्थियों के लिए, 25 लड़के बढ़ गए हैं, तो ये भोजन जो है अब 20 दिनों तक तो चलेगा नहीं और जल्दी समाप्त हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये y दिनों में समाप्त हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि की मान जो है घटने वाली है, तो यह जो है प्रतिलोम समानुपात का हिस्सा होगा। तो प्रतिलोम समानुपात किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो देख लीजिए। हम सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात में क्या कर रहे थे, पहली राशि का जो दोनों अंक होता था, जैसे 100/20 बराबर 125/y लिख रहे थे और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि तिर्यक गुणन के द्वारा जो है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। प्रतिलोम समानुपात में आपको क्या करना है, इसमें जो पहला कॉलम का जो पहला भाग है 100/20 नहीं लिखना है, बल्कि इसको आपको इस तरह से लिखना है 100 गुना 20। प्रतिलोम समानुपात का कैलकुलेशन ऐसा होता है, 100 गुना 20 बराबर होगा 125 गुना y। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को गुना करना है, ना कि भाग देना है। प्रत्यक्ष समानुपात में हम लोग क्या करते हैं, 100/20 बराबर 125/y लिखते थे। यहाँ पे आपको लिखना है 100 गुने 20 बराबर 125 गुने y, और इस तरह से जो y का मान निकल के आएगा वही दिनों की संख्या होगी जितने दिन तक भोजन उपलब्ध रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, y के बराबर में है 100 गुना 20 और गुना में है 125, जो कि अब भागा में आ जाएगा। ठीक है, गुना वाला बराबर की इस साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में आ जाएगा। अब देखिए, इसको हम 25 से काटते हैं, 25 पचे 125 और 25 चौके 100, 5 कम 5, 5 चौके 20, 4 चौके 16, यानी कि 16 दिनों तक अब जो है ये भोजन उपलब्ध रहेगा। पहले था 20 दिनों तक, 25 लड़के बढ़ने से जो है अब ये केवल 16 दिनों तक चल पाएगा। इस तरह से हम प्रतिलोम समानुपात से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और अब हम प्रश्नावली 11.2 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? ये कैसे पता चलेगा? अगर प्रश्न में हमें यह मालूम पड़ेगा कि एक राशि बढ़ रही है और उसकी तुलना में दूसरी राशि घट रही है, तो हम समझेंगे कि यह प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखिए, किसी कार्य को पूरा करने में मान लिया जाए 4 व्यक्ति जो है 2 दिन लगाते हैं। अगर उसको हम 8 व्यक्ति कर दें, 4 व्यक्ति की जगह 8 व्यक्ति कर दें, तो वो काम एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जहां पे व्यक्ति की संख्या बढ़ने से दिन की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो रही है, घट रही है। अतः यह जो है प्रतिलोम अनुपात में है। तो पहला तो है, इसको टिक कर लेंगे। दूसरा क्या है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय की गई दूरी। अब अगर चाल समान है, मान लिया जाए कि आप 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं,
ठीक है। प्रति घंटा आपकी स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर। तो 2 घंटा में क्या होगा? 40 किलोमीटर। तो यानी दोनों बढ़ रहा है। जब दोनों ही राशि बढ़ती है तो वो प्रत्यक्ष समानुपात होता है, सीधा समानुपात होता है, प्रतिलोम नहीं होता है। अतः यह जो है प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, यह जो है प्रत्यक्ष समानुपात है। जैसे जैसे घंटा बढ़ेगा तय की गई दूरी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तीसरा है खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। तो ये भी काफी आसान है समझना। मान लीजिए एक खेत से आपको 5 बैग अनाज मिला है, तो 2 खेत से 10 बैग मिलेगा, 3 खेत से 15 बैग मिलेगा। तो जैसे जैसे जमीन बढ़ेगी वैसे वैसे काटी गई फसल भी बढ़ेगी। तो दोनों ही राशि इसमें क्या होती है? बढ़ती है। तो यह जो है प्रतिलोम समानुपात में नहीं है, क्योंकि यह सीधा यानी कि प्रत्यक्ष समानुपात में इसमें दोनों राशि बढ़ेगी। चौथा नंबर है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। ठीक है, एक निश्चित यात्रा है यानी कि दूरी जो है निश्चित है। मान लिया जाए 100 किलोमीटर हमें जाना है, तो समय और वाहन की चाल क्या है? अगर चाल आप तेज करेंगे तो समय कम लगेगा, धीमा चलाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो इसमें जो है अगर आप चाल को बढ़ाते हैं तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये प्रतिलोम समानुपात में हो सकता है। दूरी निश्चित है, मान लिया 100 किलोमीटर जाना है, आप अगर प्रति घंटा 20 किलोमीटर के हिसाब से चलाइएगा तो आप 5 घंटा में पहुंचिएगा। लेकिन अगर आप प्रति घंटा जो है 40 के स्पीड से चला रहे हैं तो आप 2.5 घंटा में पहुंचिएगा, है ना। तो चाल बढ़ने से क्या होगा? समय घटेगा। तो यहां पे यह जो है प्रतिलोम समानुपात में है। 5वां नंबर है किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ते जाएगा प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या होगा? कम होते जाएगा, क्योंकि लोग बढ़ते जाएंगे, जमीन तो बढ़ेगा नहीं। तो यह भी जो है आपका प्रतिलोम समानुपात में है। जैसे आप पहले समझिए, आपके दादाजी के टाइम में जो आपका घर था, आपके दादाजी के बाद जो है आपके पापा आपके अंकल में बट गया, तो क्या हो गया? जमीन का हिस्सा छोटा हो गया। जैसे आबादी बढ़ी तो जमीन क्या हो गया? छोटा होते जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है विजेताओं की संख्या और नीचे दिया गया है प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपए में। जब विजेता 1 है तो उसको 1 लाख रुपया मिला, 2 विजेता है तो ये जो है 2 हिस्से में बांट दिया गया, 50,000 हो गया, प्रत्येक को मिलेगा। अब 4 अगर व्यक्ति हो जाएगा तो यही 1 लाख जो है 4 आदमी में बढ़ जाएगा, तो सबको कितना मिलेगा? 25,000 करके मिलेगा, 25,000। ठीक है, और जब ये 5 व्यक्तियों में बंट जाएगा, 5 विजेता हो जाएंगे तो 20,000 सबको मिलेगा। कितना मिलेगा? 20K मैं लिख देता हूं, 20,000 मिलेगा। 8 व्यक्ति हो जाएंगे तो यही जो है 1 लाख जो है 8 लोगों में बढ़ जाएगा, मतलब 12.5K आ जाएगा, 12,500 करके पड़ेगा। 10 विजेता होंगे तो 1 लाख जो है 10 लोगों में बटेगा, तो 10,000 10K करके पड़ेगा। और अगर 20 आदमी हो जाएगा तो 20-25-100 होता है, यानी कि 5,000 सबको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विजेताओं की संख्या बढ़ रही है तो पुरस्कार की जो राशि है वो घट रही है। ठीक है, तो ये जो है अनुक्रमानुपाती नहीं है, बल्कि क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे विजेताओं की संख्या बढ़ने से जो पुरस्कार की राशि है वो घट रही है, अतः यह जो है व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। रहमान जो है वो तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण क्या रहें? बराबर रहें। जैसे पहली स्थिति में आप देखिएगा यहाँ पे 4 तीलियां हैं, तो चूंकि ये वृत्ताकार होता है तो प्रत्येक तीलियों के बीच का जो कोण है वो 360/4 रहेगा, यानी कि 90 डिग्री का होगा। दूसरी स्थिति में क्या है? देखिए यहाँ पे तीलियों की संख्या कितनी हो गई है?
1 2 3 4 5 6 हो गया है। तो 360 भागा 6, प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा? 6 6 36 और एक 0 बच जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तीसरी स्थिति क्या है देखिए, यहाँ पे तिलियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। तो 360 भागा 8 हो जाएगा, 8 चौके 32 और फिर 4 पे 0 40, 8 पचे 40, ये 45 डिग्री का जो है प्रत्येक कोण हो जाएगा। जैसे जैसे तिली की संख्या बढ़ रही है, तिलियों की संख्या बढ़ रही है, तो कोण क्या होते जा रहे हैं? घटते जा रहे हैं। पहले 4 तिली था तो 90 डिग्री, फिर 6 तिली हुआ तो 60 डिग्री, जब 8 तिली हो गया तो 45 डिग्री। मतलब तिलियों की संख्या बढ़ रही है और कोण का मान क्या हो रहा है? घट रहा है। आगे है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ही है। तिलियों की संख्या 4 है तो 360 भागा 4 करने से 90 आ गया। तिलियों की संख्या 6 है तो 360 भागा 6 करने से 60 आ गया। तिलियों की संख्या अगर 8 होगी तो हम 360 में क्या करेंगे? 8 से भागा दे देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा? 8 चौके 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री आ जाएगा। अगर 10 रहेगा तो 360 भागा 10 करना पड़ेगा आपको, बराबर हो जाएगा 10 तिया 30, 10 छके 60, 36 डिग्री आ जाएगा। अगर तिलियों की संख्या 12 हो गई तो 360 भागा 12 हो जाएगा, बराबर 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि तिलियों की संख्या बढ़ने से जो तिलियों के जो क्रमागत तिलियों के बीच का कोण है वो क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। चलिए, तो आगे यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्या तिलियों की संख्या और क्रमागत तिलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो हमने देखा ही है कि यहाँ पे सारे के सारे जो है प्रतिलोम समानुपात में ही है, क्योंकि तिलियों की संख्या बढ़ रही है तो तिलियों के बीच का जो कोण है वो घट रहा है। तो यहाँ पे होगा हाँ। ठीक है। इसी पे दूसरा प्रश्न है, 15 तिलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तिलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। जैसे 12 तिली तक तो यहाँ पे है, अगर 15 तिली कर दिया जाए तो इसका कोण क्या हो जाएगा? 360 भागा 15 हो जाएगा। 360 भागा 15 बराबर क्या आ जाएगा? 15 से 360 में भागा दीजिए, 15 दूना 30, ठीक है, 6 बचेगा, 6 पर 0 60, 15 चौके 60, 24 डिग्री होगा। कितना होगा? अगर 15 तिली हो गया एक पहिया के अंदर तो प्रत्येक तिली के बीच का जो कोण है 24 डिग्री होगा। आप 24 को 15 से गुना करेंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है देखिए, यदि क्रमागत तिलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है। यहाँ पे हमें तिलियों की संख्या नहीं दी गई है, यहाँ पे हमें जो है तिलियों के बीच का कोण दिया गया है, तो आवश्यक तिलियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि जो पूरा घूर्णन है वो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री में दो तिलियों के बीच का जो कोण है 40 डिग्री, तो आप 40 डिग्री से ही भाग दे दें। तो जब आप 40 से 360 में भाग देंगे तो 40 नमा जो है कितना हो जाएगा? 360। 40 को 9 से गुना करने पे 360 आता है। इसका मतलब जो है वहां पे कुल तिलियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 9 होगी। 9 तिलियां होंगी तो वो जो है 40-40 डिग्री करके 40 नमा 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे हो जाता है हल। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी? 24 बच्चों में 5-5 मिल रहा था, 4 बच्चे घट जाएंगे तो ऑब्वियसली जो है बच्चों को जो है ज्यादा मिठाई मिलेगा, क्योंकि आदमी घटेगा तो मिठाई बढ़ जाएगा। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसका कैलकुलेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों की संख्या जब 24 है तो प्रत्येक बच्चों को जो मिठाइयों की संख्या है 5 मिलती है। अगर बच्चा घट के 20 हो जाएगा तो मिठाइयां कितनी मिलेंगी ये हमें निकालना है। ऑब्वियसली यहाँ पे मिठाइयों की संख्या बढ़ने वाली है। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लिखेंगे हल में, माना कि x मिठाइयां मिलेंगी, x मिठाइयां मिलेंगी। तो इसका कैलकुलेशन क्या होता है? 24 को आपको 5 से गुना कर लेना है। 24/5 नहीं होगा, 24 गुना 5 आपको लिखना है। प्रतिलोम समानुपात का कैलकुलेशन इसी तरह से होता है, बराबर होगा 20 गुना x, 20 गुना x। ठीक है, आगे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि
x बराबर जो है, x के बराबर में क्या है 24 गुना 5, या आप गुना करके 120 भी लिख सकते हैं। और ये गुना में 20 इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में 20। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप इसे काट दीजिए, 5 इकाई 5, 5 चौके 20, 4 इकाई 4, 4 छके 24। तो अब प्रत्येक बच्चे को क्या मिलेगी, 6 मिठाइयां जो है मिलेंगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि बच्चों की संख्या घटी तो मिठाइयों की संख्या बढ़ गई, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है, घटता है। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 6 मिठाइयां। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5वां प्रश्न है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं, तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। देखिए 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशु जब हैं तो 6 दिनों का भोजन है। अब 10 पशु और आ जाएं तो 20 10 कितना हो गया, 30 पशु। तो ऑब्वियसली ये जो चारा है अब 6 दिन तक नहीं चलेगा, ये 6 दिन से कम हो जाएगा। तो एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही, घट रही है। तो ये भी क्या है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि चारा x दिनों तक चलेगा, x दिनों तक चलेगा। जब 10 पशु बढ़ जाएंगे तो मान लेते हैं कि चारा 6 के बजाय जो है x दिनों तक चलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 20 गुना 6 बराबर 30 गुना x। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 6। x के बराबर में क्या है, 20 गुना 6 है, और गुना में 30 है तो भागा में 30 हो जाएगा। 6 इकाई 6, 6 पचे 30, 5 इकाई 5, 5 चौके 20, यानी केवल 4 दिनों तक चलेगा। 4 दिनों तक ये जो चारा है कितना दिन तक चलेगा, 4 दिनों तक चलेगा। जब 20 पशु थे तो 6 दिन तक, 10 और आ जाएंगे यानी कि 30 पशु हो जाएंगे, तो वही चारा केवल 4 दिनों तक ही चल पाएगा। यानी कि एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य जो है 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितना दिन में करते हैं, 4 दिन में। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लगाएगा, यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है, यानी कि आदमी की संख्या बढ़ा देता है, तो ऑब्वियसली जो है वो दिन की संख्या घट जाएगी। तो यह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसे हल इस तरह से करते हैं। पहली स्थिति क्या है, व्यक्तियों की संख्या 3 है और कार्य जो है 4 दिनों में खत्म हो रहा है। अब उसने क्या किया है कि व्यक्ति बढ़ा दिया है, 3 के बजाय 4 आदमी कर दिया है। तो अब ये जो है कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो माना कि कार्य x दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 3 आदमी था तो 4 दिन लग रहा है, एक आदमी बढ़ गया है तो दिन कम लगेगा। तो एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या हो रही, घट रही है। तो यह भी व्युत्क्रमानुपाती समानुपात है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, 3 गुने 4 बराबर 4 गुने x। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर में क्या है 3 गुने 4, और ये गुना में जो 4 है वो भागा में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, यानी कि 3 दिन में जो है वो कार्य समाप्त हो जाएगा, 3 दिन में। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, 3 व्यक्ति 4 दिन लगा रहे थे, 4 व्यक्ति करेंगे तो 3 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में या बक्से में 20 बोतलें हों, तो कितने बक्से भरे जाएंगे। पहले जो है एक बक्से में 12 बोतल थी, अब जो है एक बक्सा में 20 बोतल रखा जाएगा, तो बक्सा कम लगेगा, है ना। देखिए बोतलों की संख्या कितनी है, 12 है, तो बक्से कितने लग रहे थे, 25 बक्स। ठीक है, 25 बक्सा 12-12 करके रखा गया था। अब प्रत्येक बक्से में जो है बोतल 20-20 रखा जाएगा, तो कितने बक्से लगेंगे,
ठीक है, तो यहां पे जब एक बक्सा में 12 लग रहा था तो 25 बक्सा टोटल लगा। अब एक बक्सा में जो है 20-20 करके रखा जाएगा तो बक्सा की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम समानुपात में है। तो इसे जो है हम इस तरह से लिखेंगे, माना कि x बक्से लगेंगे, x बक्से लगेंगे। चूंकि ये प्रतिलोम समानुपात में है तो नियम है क्या, 12 को 25 से गुना करना है, 12 गुने 25 बराबर हो जाएगा 20 गुने x। ठीक है, चलिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर में है 12 गुने 25 और गुना में 20 है तो भागा में 20 हो जाएगा। अब इसको आप काटिए, 5 से काटते हैं, 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब 4 से 4 इकाई 4, 4 तिया 12, 3 पचे 15। अब केवल जो है 15 बक्से ही लगेंगे, क्योंकि हर बक्सा में अब 20-20 रखाएगा। पहले 12-12 रखते थे तो 25 बक्सा लग रहा था। अब एक बक्सा में 15, अब एक बक्सा में जो है 20 करके रखेंगे तो आपको 25 के बजाय 15 ही बक्सा में काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 15 बक्से लगेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। 63 दिन में जो है 42 मशीन लगेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, यानी कि दिन घटेगा तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो मशीन बढ़ जाएगा। अगर काम जल्दी खत्म करना है तो ज्यादा मशीन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए, पहले क्या है, मशीनों की संख्या 42 है तो 63 दिन लगता है। अब जो है हमको 54 दिन में ही समाप्त करना है, तो मान लेते हैं कि x मशीन हमें दरकार पड़ेगी। तो मशीन यहाँ पे बढ़ेगा, चूंकि दिनों की संख्या घट रही है, एक घट रहा है तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि प्रतिलोम समानुपात में है। इसे हल करने के लिए लिखेंगे, माना कि x मशीनों की आवश्यकता होगी, तो यहां पे हो जाएगा 42 गुने 63 बराबर x गुने 54। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 42 गुने 63। x के बराबर में तो यही है 42 गुने 63 और गुना में 54 है तो ये भागा में 54 आ जाएगा। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, तो इसे हम 9 से पहले काटते हैं, 9 छके 54 और 9 सते 63। ठीक है, 9 छके 54, 9 सते 63 और फिर 6 इकाई 6, 6 सते 42। तो अब बचा ऊपर में केवल 7 गुने 7, यानी कि 7 सते 49 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। कितनी मशीनें लगेंगी अब, 42 की जगह 49 मशीनें जो है लगाने पड़ेंगी, तब जाके कार्य जो है 63 के बजाय केवल 54 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। ठीक है, किसी निश्चित दूरी तक पहुंचने में जो है उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लगता है, यानी 120 किलोमीटर की दूरी थी। अब अगर वो 60 किलोमीटर के बजाय स्पीड बढ़ा दे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, तो जरूरी है कि उसका जो समय है वो कम लगेगा। 60 के स्पीड से गया था तो 2 घंटा लगा था, अब 80 के स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा से कम समय लगेगा। यानी कि यह भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिलोम समानुपात में है। चाल जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 2 घंटा लगता है। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा अगर जाएगा तो मान लेते हैं कि x घंटा लगेगा, माना कि x घंटा लगेगा। तो इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, 60 गुने बी, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, 60 गुने 2 बराबर 80 गुना x होगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x के बराबर में है 60 गुने 2 और गुना में 80 है तो हो जाएगा भागा में 80। ठीक है, चलिए, तो 0 को 0 से काट देते हैं, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6,
3/2 हो जाता है, 3/2 हो जाता है। अब 2 से आप 3 में भागा दे दो, 2 इकाई 2, 1 बच जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/1/2 घंटे, 1.5 घंटा लगेगा। ठीक है, पहले 2 घंटा लग रहा था 60 के स्पीड में जाने से, अब 80 के स्पीड में जाएगा। अब जो है 80 के स्पीड में जाएगा तो 2 घंटा के बजाय 1.5 घंटा में ही पहुंच जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्ति जो है एक खिड़की को 3 दिन में लगा सकता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 है 10 में कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। 2 व्यक्ति की जगह एक ही व्यक्ति हो जाएगा, अब एक ही बचेगा। तो 3 दिन के बजाय अब कितना दिन लगेगा, तो ज्यादा दिन लगेगा। 2 आदमी मिल करके जो है 3 दिन लगा रहा था, अब एक आदमी तो बीमार ही पड़ चुका है, तो एक ही आदमी बचा, तो अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि एक ही दिन में अगर खिड़की लगाने के लिए चाहें तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 3 दिन के बजाय एक ही दिन में खत्म करना है। तो यहां पे आप ऐसे देखिए, जब व्यक्तियों की संख्या 2 है तो 3 दिनों का समय लग रहा है। अब एक आदमी जो है बीमार पड़ चुका है, तो अब कितना बचेगा, एक आदमी। तो एक आदमी है तो कितना दिन लगेगा ये पूछा था, तो मान लेते हैं x दिन लगेगा। उसके बाद बोलता है कि भाई ये काम जो है हम 3 दिन में नहीं, एक ही दिन में अगर खत्म करना चाहें, एक ही दिन में, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मान लेते हैं कि 22 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे 2 बार निकालेंगे। पहली स्थिति में क्या होगा, माना कि x दिन लगेंगे बीमार होने पे, ये पहला नंबर वाला। 2 व्यक्ति 3 दिन में कर रहा था, एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो एक व्यक्ति अब इस कार्य को कितना दिन में करेगा ये निकालना है। तो मान लेते हैं कि x दिन लगेगा, तो हो जाएगा 2 × 3 बराबर 1 × x, यानी कि केवल x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x को 1 से गुना करेंगे तो x ही रहेगा, 2 × 6 दिन लग जाएगा। इस स्थिति में एक आदमी करेगा तो कितना दिन लगेगा, 6 दिन लग जाएगा। एक आंसर तो यह बन जाएगा आपका। दूसरा नंबर में है, बोलता है कि कार्य जो है एक ही दिन में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो मानते हैं, माना कि y व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 3 बराबर होगा y × 1, यानी कि केवल y, इसलिए y बराबर क्या होगा यहाँ पे 2 × 6, यानी कि एक दिन में काम समाप्त करने के लिए आपको 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो एक आंसर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर से इसे देख लीजिए कि माना कि y व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो ये जो है पहला वाला तो रहेगा 2 × 3 बराबर क्या होगा y × 1, यानी कि y बराबर जो है 2 × 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे हल हो चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, यानी कि 8 क्लासेस जो है 45 मिनट का होता है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों, तो प्रत्येक कालांश जो है कितने समय का होगा। अभी 8 घंटे हो रहा है तो 45 मिनट का, अगर उतना ही समय में हमको 9 घंटे लेना है तो प्रत्येक क्लास जो है कितना घंटे का, कितना मिनट का हो जाएगा। अगर उतना ही समय में हमें 9 क्लासेस लेने हैं तो प्रत्येक क्लास जो है कितना मिनट का होगा, ये हमें बताना है। पहली स्थिति थी कि 45 मिनट का 8 कालांश है। अब यही जो है 8 के बजाय 9 कालांश लेना चाहते हैं, तो प्रत्येक जो घंटी है वो कितने मिनट का हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो माना कि x मिनट के कालांश होंगे, तो इस स्थिति में क्या होगा, 8 × 45 बराबर 9 × x। देखिए जब घंटी की संख्या बढ़ेगी तो मिनट क्या होगा, घटेगा, यानी कि यह व्युत्क्रमानुपाती है,
प्रतिलोम समानुपात में है तो उसी के नियम से चलेंगे। 8 गुने 45 बराबर 9 गुने x, इसलिए x बराबर अब क्या हो जाएगा बोलिए, x के बराबर में है 8 गुने 45 और गुना में है 9 तो जो कि वो भागा में आ जाएगा। 9 1 9, 9 पचे 45 और 8 पचे 40। 40 मिनट का घंटी लेना पड़ेगा, पहले 45 मिनट का था, अब 40 मिनट का होगा तो 9 घंटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 40 मिनट का घंटी रहने वाला है। और इसी के साथ यह प्रश्नावली एज वेल एज यह जो है चैप्टर ही यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। वीडियो लेसन अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं या अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।